नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन के 2D सेक्शन को पढ़ा था और उसके एक क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और दूसरे क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित क्वेश्चन भी किए थे। काफ़ी अच्छे 50 अराउंड क्वेश्चन किए थे। ट्रायंगल से भी कुछ अच्छे ही क्वेश्चंस किए थे अपन, है ना। आज हम लोग, हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादातर सवाल आपके 2D से ही आएंगे, फिर भी अगर मेंसुरेशन का जिक्र किया है तो हम 3D भी थोड़ा जान लेते हैं। और 3D के अंदर अपने को कौन कौन से फिगर पढ़ने होंगे इस बात को थोड़ा जानते हैं और उससे संबंधित थोड़े थोड़े सवाल भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपका फार्मूला और कंसेप्ट दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो आइए आज 3D के बारे में पढ़ते हैं। 3D का मतलब क्या होता है, 3D के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए थ्री डी का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। जैसे 2D के अंदर क्या था, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशंस मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। मतलब जो वैसी आकृति जो एक प्लेन पे, चाहे जिसे एक प्लेन पे अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उन सारी आकृति को अपन क्या बोले थे, 2D के अंतर्गत आता है। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, और भी बहुत सारे के अनंत तरह की आकृतियां, हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ये सारी आकृतियां हैं, बट आपको ये पढ़ना नहीं था, है ना। तो इन सारी आकृतियों को अपन क्या बोलते हैं, 2D के अंतर्गत आता है। कोई भी लाइन आप खींच दो और उसे क्लोज आकृति बना दो, वो 2D के अंतर्गत आता था, जो आप इस प्लेन पे ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन मैं बोलूँ कि फुटबॉल जो है फुटबॉल को इस पे आप ड्रॉ करो, नहीं कर पाओगे। हालांकि पेंटर जो है इमेजिनेशन से कर लेते हैं, है ना, और 3D को अपन 2D पे शो करते हैं कुछ खास कलर वगैरह के द्वारा है ना। तो ऐसी आकृति अपन क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, जो कि प्लेन पे नहीं ड्रॉ किया जा सकता है, सिंपल। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ऐसे मैंने 2 सर्कल बना दिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसमें से बताओ कौन सा स्फीयर है एंड कौन सा सर्कल है, दोनों में से आप बताओ कौन सा गोला है और कौन सा वृत्त है। तो कहना मुश्किल है कौन सा गोला और कौन सा वृत्त है, बट मैं बोल दिया कि ये सर्कल है और ये क्या है, स्फीयर है। तब आप क्लियर हो गए कि हाँ ये सर सर्कल है, इसका रेडियस r है, और ये स्फीयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं ये r है ना। तब ये चीज क्लियर हो गया। अब हम इसको मान के करेंगे कि ये गोला है, क्या है, हम इसे मान लेंगे कि ये एक गोला है। क्लियर हो गया ये बात। तो ये सर्कल है और ये स्फीयर है, ये हमने बोला, तब आपने समझा कि ये आकृति क्या है, तो 2D है, और ये आकृति तो क्या है आपकी 3D है, मानने पे, है ना। तो अब आप 3D के बारे में समझ चुके होंगे। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो आकृति इस पृथ्वी से थोड़ी भी ऊपर है, मतलब थोड़ी भी हाइट है, वो सारी आकृति क्या होती है, 3D होती है। जैसे हम लोग 3D में है, ये बस, कार, ये सारी चीज़ें, पेड़, है ना, कोई भी चीज़ जो पृथ्वी से ऊपर है, चेयर, टीवी, घर, मकान, सब क्या है, 3D के अंतर्गत आता है ना। तालाब तो बोलोगे ये सब तो पृथ्वी से नीचे है, बट इसमें भी हाइट है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ है ना। वो सरफेस पे तो नहीं है, सरफेस से या तो थोड़ा ऊपर नहीं तो नीचे। ये सारी आकृति क्या है, पहाड़, है ना, ये सारी आकृति क्या है, तो 3D के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उसी 3D के अंतर्गत हम कुछ आकृतियों को पढ़ेंगे, सारी आकृतियों को नहीं पढ़ेंगे, थोड़े बहुत आकृतियों को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपके आएंगे तो एक तो क्यूब आएगा, फिर क्यूबॉइड आएगा, फिर आपके सिलेंडर आएंगे, फिर कोन आएगा, फिर आपके स्फीयर आएगा और हेमिस्फीयर आएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतनी सी आकृति पढ़ेंगे, मतलब घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से नाम हैं उनके, है ना। सबसे पहली आकृति आपकी क्या होगी,
क्यूब, घन, है ना। दूसरी आकृति पढ़ेंगे क्यूबॉइड, घनाभ, है ना। तीसरा पढ़ेंगे सिलेंडर, बेलन। चौथा पढ़ेंगे कोन, शंकु, एंड पांचवा होगा स्फीयर, गोला। और इसी में आएगा आपका हेमिस्फीयर। अर्धगोला। ठीक है। तो ये हम लोग 5-6 आकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इन 5-6 आकृतियों को पढ़ लेंगे, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा आप और लेवल में ऊपर आओगे तो आपको पिरामिड, ये फ्रस्टम वगैरह पढ़ना होगा आपको, है ना। बट आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस बार किससे, क्यूब से। सबसे पहले तो अपन लेते हैं क्यूब, घन। अब क्यूब कैसा दिखता है, तो आजकल एक बहुत ही प्रचलित गेम है लूडो। लूडो का जो डाइस होता है वो कैसा होता है, तो क्यूब के आकार का होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपने इस चीज़ को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। जैसे कमरा होता है, आपके रूम का कमरा होता है, तो वैसा कमरा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, ऊंचाई तीनों बराबर हो, है ना, वैसी आकृति क्या होती है, क्यूब होती है। फिगर के तौर पर मैं आपको दिखा दूं कैसा क्यूब होगा। देखिए, इसको ये बोलते हैं क्या, लेंथ, ये ब्रेथ एंड ये हाइट। समझ लो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मैं तीनों को रेड से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है ना। एक ऐसा क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, वैसी आकृति को अपन क्या बोलते हैं, तो क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो देखिए, क्यूब में लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी क्या है, a है। तीनों आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, a है। तो ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं, तो क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यूब के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि फेस कितने होंगे, फेस। अब फेस क्या होता है, तो फलक। तो आपने डाइस पे देखा होगा कि 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब फलक अगर देखा जाए इस कमरे से अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 4 दीवार, एक फर्श और एक छत, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। यानी फेस यानी कि फलक अगर बोला जाए, फेस को हिंदी में बोला जाए क्या, फलक। तो फलकों की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। फिर उसके बाद आते हैं कॉर्नर। कॉर्नर मतलब होता है किनारा। डायरेक्ट आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है, कितने किनारे होंगे, ये आपसे पूछेगा कितने किनारे होंगे। ठीक है, अब देखिए किनारा की बात करें तो कितने किनारे होंगे इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऐसे सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8
है ना, 9, 10, 11 एंड 12। कितने किनारे होंगे? तो 12 किनारे होंगे। ऐसे आप मतलब जहाँ पे दो फेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक किनारा बोलते हैं। जहाँ पे दो फेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? किनारा मिलते हैं। जैसे इस दीवार का ये फेस और एक ये, तो एक किनारा हो गया, है ना। तो आप ऐसे काउंट करते 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमने ऐसे काउंट कर लिया, फिर ऐसे कर लो 5, 6, 7, 8, फिर ऐसे कर लो 9, 10, 11, 12। यानी कि बोल सकते हैं कितने किनारा होंगे यहाँ पे? तो 12 किनारे होंगे। एंड फिर आती है बात किसकी? तो वर्टेक्स की। मतलब शीर्ष। शीर्ष कितने होंगे? तो 4 ऊपर के शीर्ष और 4 नीचे के शीर्ष। कितने होंगे? तो 8 शीर्ष होंगे, है ना। अब देखिए एक क्यूब के अंदर जहाँ पे 3 फलक मिल रहे हैं वो क्या हो रहा है? तो एक शीर्ष बना रहा है, वो एक कॉर्नर बना रहा है। जहाँ पे 2 फलक मिल रहे हैं वो क्या बना रहा है? एक किनारा बना रहा है, ठीक है। जहाँ पे 3 शीर्ष मिल रहे हैं वो एक वर्टेक्स बना रहा है, मतलब शीर्ष बना रहा है। सॉरी, 3 फलक मिलते हैं तो वहाँ पे क्या बनाता है? 3 फलक मिलने के बाद वहाँ पे बनाता है एक आपका वर्टेक्स, एंड 2 फलक मिलने के बाद बनाता है क्या? तो किनारा बनाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं वर्टेक्स की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, और इवन मैं ऐसा एक सवाल भी है आपको दिखा देता हूँ। कह रहे कि एक आयताकार घनाभ के शीर्ष किनारों तथा फलकों की संख्या क्रमशः, कह रहे कि शीर्ष किनारों तथा फलकों, शीर्ष किनारों तथा फलकों की संख्या को क्रमशः, तो बताइए शीर्ष को V से, किनारों को E से और फलकों को F से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि V माइनस E प्लस F का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो बताइए कितने शीर्ष होते हैं? एक आयताकार घनाभ के शीर्ष किनारों तथा फलकों की संख्या क्रमशः V, E तथा F से डिनोट किया जाता है। तो बताइए शीर्षों की संख्या कितनी होती है? शीर्ष कितने होते हैं, मतलब वर्टेक्स कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। E किसको डिनोट कर रहे हैं? किनारों को। तो किनारे कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। और फलक कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो बताइए 8 माइनस 12 प्लस 6, यानी कि 8 माइनस 12 प्लस 6, 8, 6, 14 में से 12 गया, कितना आया? 2। आपका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखिए ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो देखिए जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे अकॉर्डिंग आपको एक सवाल भी मिल गया जो कि आपके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ गया? तो ये बात आपको समझ के और जान के रखनी थी, जो कि आपने समझ लिया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, अपने फिर से थ्योरम की तरफ चलते हैं एंड थ्योरम को समझते हैं। हम लोग यहाँ तक थे। तो बताइए फेस यानी फलक, है ना, फलक, कॉर्नर, किनारा एंड वर्टेक्स, ये आप याद रख लें, या चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। इमेजिन कर लें या फिर फिगर ड्रॉ करके आप पेंसिल से काउंट कर सकते हैं, डॉट मार्क लगा के, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इस क्यूब के अंदर हम एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस तरह की बातें अपन करते हैं। चलिए ठीक। तो आइए यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, ठीक है। तब आपसे पूछेगा क्या इसका एस ए का मतलब क्या होता है? तो एस ए का मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हैं सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया क्या होता है? तो जिसको आप दूर से देख सकते हो, अब मान लेते हैं इस कमरे के बाहर आप हो, तो आप क्या देख सकते हो? चारों दीवारों को देख सकते हो, ना इसके अंदर के फर्श को देख सकते हो, ना इसके छत को देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। तो ये होता है आपका सरफेस एरिया। क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और इसका क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप बताइए कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि ये दीवार भी क्या है? वर्गाकार है। ये भी दीवार वर्गाकार है, ये भी दीवार वर्गाकार है और ये भी दीवार वर्गाकार है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए आधार के परिमाप में इनटू हाइट कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? तो सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो बताइए आधार का परिमाप कितना है? तो आधार का परिमाप आपके सामने क्या, यानी एस ए बराबर क्या हो गया? तो 4a। आधार का परिमाप तो 4a हो गया, क्योंकि हमने जाना था कि वर्ग की परिमाप क्या होती है? तो 4 गुने भुजा। आधार का परिमाप 4a और इसकी हाइट कितनी है? तो a है। तो इसमें अपन a से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, है ना। फिर इस तरह आता है क्या? TSA। एक तो आपने इसको समझ लिया, फिर आता है आपके सामने क्या? टोटल सरफेस एरिया। मैं लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि TSA बराबर क्या होगा? तो बताइए TSA कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं और एक फलक का क्षेत्रफल कितना है? तो a स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। मतलब आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया 4a स्क्वायर है और एक छत का क्षेत्रफल a स्क्वायर और एक फर्श का क्षेत्रफल a स्क्वायर, मतलब 2 और फलक ऐड होगी तो 2a स्क्वायर ऐड होगा। तो बोल सकते हैं 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है? मैं V फॉर वॉल्यूम ले रहा हूं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो आयतन। अब वॉल्यूम क्या होगा आपके सामने? तो देखिए वॉल्यूम होगा आपके सामने क्या? तो जब भी किसी भी आकृति का आपको वॉल्यूम निकालना हो जिसका आधार और टॉप क्या हो? सर्वांग सम हो। जैसे इसमें आधार जितना है उतना ही छत है, मतलब जितना बड़ा फर्श होगा उतना ही बड़ा छत होगा। तो जब भी अगर ऐसे चीज़ों की, ऐसी 2D 3D आकृति की आपको वॉल्यूम निकालनी है तो आधार के क्षेत्रफल में अगर हाइट से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? a स्क्वायर और हाइट कितनी है? a है, यानी बोलेंगे कि a स्क्वायर इंटू a बराबर कितना हो जाएगा? तो a क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? तो वॉल्यूम निकल के आ गया। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। आयतन से संबंधित कुछ बातें अभी और जानेंगे, है ना। आयतन से संबंधित कुछ बातें अभी और जानेंगे। यहां से आपको एक चीज और मिलेगा, इसका डायगोनल। क्या होता है? ये डायगोनल। ये अब ये डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है? तो देखिए कभी कभी आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि एक वर्गाकार कमरा है, एक मतलब क्यूब शेप में कमरा है, घनाकार कमरा है, जिसके अंदर अपने को सबसे बड़ा रस्सी अगर देखा जाए, अगर सबसे बड़ी अगर रस्सी या सबसे बड़ा बांस अगर अपने को रखा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो आप देखेंगे कि इस किनारे से लेकर नीचे वाले किनारे तक सबसे बड़ा लेंथ आएगा, बिल्कुल कॉर्नर पे, है ना। तो इस तरह के लेंथ को अपन निकालने के लिए, तो यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अपन जानते हैं डी मतलब डायगोनल, आगे से पढ़ते आ रहे हैं। तो डायगोनल क्या होगा यहाँ पे? √3 इंटू ए। वर्ग का विकर्ण क्या होता था? √2 इंटू ए, जबकि घन का विकर्ण क्या है? √3 इंटू ए। √3 इंटू ए है किसका? तो घन का विकर्ण, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। अब मैं वॉल्यूम के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, है ना। एक तो आपने ये याद रखना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया,
वॉल्यूम आपको याद रखनी है एंड आपको डायगोनल याद रखना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि कभी कभी वॉल्यूम जो होता है हम लोग निकालते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ निकालते हैं। डेसीमीटर क्यूब मतलब कि जो लेंथ दिया रहता है किलोमीटर क्यूब, इसके अंदर वॉल्यूम आता है। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना पानी आएगा इसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव किए थे। और वो चीज़ क्या है, तो हमने माना क्या कि ऐसे देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, चाहे कोई भी चीज़ 1000 लीटर आएगा। अब 1 मीटर क्यूब क्या है, तो देखो मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक टंकी है, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। यानी कि मैं बोलूँ कि 1 मीटर क्यूब में अगर ये 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक कोई टंकी है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो 1000 लीटर कोई भी चीज़ आ सकता है, दूध, पानी, तेल, कोई भी चीज़ आ सकता है। यानी अपन बोलेंगे, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1000 लीटर। 1000 लीटर कुछ भी आ सकता है, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना क्वांटिटी आएगी, तो 1000 लीटर आएगी। 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो 1000 लीटर कोई भी पानी, दूध, तेल आएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो हमने घन से संबंधित कुछ बातों को समझा, जाना। अब हम थोड़ा सा घनाभ से संबंधित करेंगे और फिर घन और घनाभ से मिक्स क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, ताकि कभी कभी घन और घनाभ को यूज करके भी बातें आती हैं, ठीक है। अब एक चीज आपके सामने और भी आएगा यहाँ पे कि एक घन है ना, एक घन है। मतलब इस घन के अंदर और बाहर 2 बड़े बड़े गोले हैं। एक तो घन के अंदर है और एक घन के बाहर है, कुछ इस तरीके से। ये आप इमेजिनेशन के थ्रू समझ सकते हो, है ना। एक तो घन के अंदर है और एक घन के क्या है, बाहर है। तो घन के जो अंदर है उसकी रेडियस अगर मैं r से डिनोट करूँ और घन की जो बाहर है उसकी रेडियस को मैं बड़े R से डिनोट करूँ, ठीक है। कैसे डिनोट करूँ, तो बड़े R से। अंदर वाले को और बाहर वाले का रेडियस क्या होगा, अगर मैं इसको अंदर वाले को छोटे r से और बाहर वाले को बड़े R से मैं डिनोट करूँ, ठीक है। तो इस घन के अंदर अगर एक बड़े से बड़ा गोला रखा जाए और एक घन के बाहर, मतलब कि एक आप ऐसा समझो कि एक स्फीयर के अंदर बड़े से बड़ा क्यूब रखा जाए, ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन में उसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए रेडियस क्या होगा, अगर मैं इसकी भुजा को क्या मान के चल रहा हूँ, a मान के चल रहा हूँ, तो r बराबर हो जाएगा a/2 और इस r बराबर होता है d/2, मतलब डायगोनल का आधा। और डायगोनल कितना होता है, तो √3 × a अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, √3a/2। बातें आप समझ चुके होंगे, है ना। तो आपने घन को अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे घनाभ के बारे में, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में। क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो आइए अब क्यूबॉइड हम पढ़ते हैं, क्यूबॉइड के बारे में समझते हैं। देखिए क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है ना। तो घन और घनाभ में बस थोड़ा सा अंतर है। घन की क्या होती हैं कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन घनाभ में ऐसा कुछ नहीं है। घनाभ में ऐसा है कि आपकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से तीनों में से कोई एक जो है किसी दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं,
दो समान और एक डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा कमरा जो घनाकार नहीं हो वो क्या होगा, घनाभकार होगा। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे फिगर से मैं बता दूंगा आपको। ये आपके सामने घनाभ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको लेंथ बोलते हैं, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, ये तीनों क्या है इस बार अलग अलग है, L, B, H ये तीनों अलग अलग है। तो इस कंडीशन में आपके सामने फार्मूला आते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अक्सर ऐसे सवाल आपके सामने आता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार का परिमाप इंटू हाइट, जो मैंने पीछे बताया था कि अगर चारों दीवार का यानी कि सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, आधार का परिमाप में उसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए सरफेस एरिया में आधार का परिमाप क्या होगा, तो 2 इंटू L प्लस B, जिसमें हमको किससे गुना करना है, तो हाइट से गुना करना है, H। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में क्या देखेंगे कि सारी आकृतियां इसमें दो दो हैं, जैसे कि इस दीवार और इस दीवार में दोनों साइड जो दीवार है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, मेरे सामने और मेरे पीछे जो दीवार है उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, और जो छत और फर्श का क्षेत्रफल सब है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि दो होगा सब, एक तो L इंटू B होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब जैसे देखो L इंटू B को अगर मैं फर्श का क्षेत्रफल मानता हूँ तो उसमें 2 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, छत का भी आ जाएगा, उस तरह LB BH और क्या होगा, LH होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इसको L मत समझ लेना, मैं BH, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब LBH। इसके डायगोनल की बात करूं तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होगा इसका डायगोनल। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया अच्छे से, है ना। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल, है ना। जब मैं इसके अंदर की बात करूंगा कि इसके अंदर एक ब्रीथ है ना, तो उस कंडीशन में अपना R क्या होगा, तो उस कंडीशन में R जो होता है, जो सबसे छोटी भुजा होती है इसके अंदर उसका आधा होता है, सबसे छोटी भुजा का आधा होता है, इस बात को समझ लेना। लंबाई छोटी हो सकती है, चौड़ाई छोटी हो सकती है, हाइट भी छोटी हो सकती है, जो सबसे छोटा होगा उससे बड़ा तो गोला नहीं हो सकता क्लियर है ना। तो जो सबसे छोटी भुजा होगी उसमें उसका हाफ जो होगा इन रेडियस होगा, और डायगोनल का हाफ क्या होता है, हमेशा सरकम रेडियस होता है, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते होंगे। अक्सर इसमें घनाभ के अंदर गोले की बात नहीं करते, घन के अंदर गोले की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो घन और घनाभ से संबंधित जो हमने फार्मूला पढ़ लिया, ये आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, जान लिया, क्लियर है। घन और घनाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस तरह इसमें भी 6 फेस होते हैं, 12 आपके कॉर्नर्स होते हैं, 8 आपके वर्टेक्स होते हैं, इसके अंदर भी सेम कंडीशन होता है, क्लियर है चीज़। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने घन और घनाभ से संबंधित बातों को समझ लिया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। घन और घनाभ से संबंधित बातें अगर समझ लिए हैं तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना, ठीक है। अब हम लोग एक करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मैं फिर से बता दूं, हमने पहले स्लाइड में बताया 2D और 3D में अंतर क्या है ना। फिर हमने जो पढ़ना है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, घन और घनाभ, 2 चीज़ें आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
तो क्यूब के बारे में हमने जाना, क्यूब में क्या क्या होता है, क्यूब से संबंधित हमने फार्मूलाज किए, है ना। फिर हमने क्या किया, ये जाना अंदर और बाहर वृत्त हो तो। फिर हमने क्यूबॉइड को जाना। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, तो एक एक करके हम लोग सवाल करेंगे, बड़े प्यार से सवाल करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कह रहे किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 × a, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है, √12। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताइए मेरे प्यारे दोस्त, √3 × a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2√3। √12 को लिख सकते हैं 2√3 ना, 2 दूना 4 3 12, है ना। देखिए √3 से √3 चला गया, तो घन की लंबाई कितनी निकल के आ गई, a = 2। घन का आयतन क्या होता है, तो a क्यूब होता है, मतलब 2 का क्यूब कर देंगे, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। तो बोल सकते हैं घन का आयतन कितना हो गया, तो 8 हो गया। घन का आयतन कितना हो गया आपके सामने, तो 8 है ना। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आता है। क्यों क्यूब में आता है, तो हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या किया था, गुना किया था। लंबाई भी जैसे 2 सेंटीमीटर इंटू, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। 2 क्यूब का मतलब तो यही हो गया ना। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या। तो क्या आ गया, a क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ से नहीं होनी चाहिए आप लोगों को डाउट, है ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह आपके सामने है कि 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। मतलब कि आपको डायगोनल निकालना है, और डायगोनल बराबर क्या होता है, ये कैसा आकृति है, तो घनाभ है। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग। मैंने क्या बताया था, L² B² + H², यही बताया था ना। तो फार्मूला के हिसाब से चलते हैं, 10 का स्क्वायर 100 + 6 का स्क्वायर 36 + 8 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो कितना निकल के आ गए आपने यहाँ पे, √36 + 14 152, है ना। यानी कि अगर मैं देखूँ 4 से करूँ तो 4 3 12 4 8 32, यानी कि यहाँ से निकल सकता है 2√38। सारी चीज़ें क्या है, मीटर में है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा मीटर। यानी कि डायगोनल आपका कितना निकल के आया, तो 2√38 मीटर, 2√38 मीटर। हम 152 को लिख सकते थे ना, 4 गुने 38, और 4 से हमारा क्या बाहर निकल के आ गया, तो 2 बाहर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कमरे की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। तो मैंने क्या बताया था कि सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 × L + B इंटू हाइट। मेरे प्यारे दोस्त, ये 2 × L + B क्या है, तो परिमाप ही तो है ना। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई + चौड़ाई, ये परिमाप होता है। तो कमरा जो है आयताकार है, तो आयताकार फॉर्म में ही घनाभकार होगा। तो इस कंडीशन में जो परिमाप दे रखा है वो तो दे रखा है ऑलरेडी 18, और आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3 है। तो बोल सकते हैं 18 गुने 3, यानी बोल सकते हैं क्या कि सरफेस एरिया आपका, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 18 × 3 = 54, और ये क्या आएगा 54, तो मीटर स्क्वायर, यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं ना। 54 मीटर स्क्वायर। तो ये बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
कह रहे कि 6 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है, तो गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए, अब एक बात बताइए, टैंक में अगर मैं बोलूं पानी है, 6 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा एक टैंक है ना। मैं टैंक बना के आपको समझाना चाहूँगा। एक छोटा सा टैंक हमने बना देता हूँ। देखिएगा, मैं पानी भी रख देता हूँ इसके अंदर, है ना। ये 6 मीटर चौड़ा है, पानी कुछ इस प्रकार है। तो देखिए पानी क्या दिख रहा है आपको, पानी ये ऊपर वाले फर्श, मतलब ऊपर में ये पानी टच नहीं कर रहा है, तो एक ऊपर वाला खाली तो जगह होगा और कुछ भाग ऐसे हैं जो खाली हैं, है ना। तो इस बात को समझना आप लोग कि इस कंडीशन में आपके सामने क्या होने वाला है। L तो आपके सामने दे रखा है कितना, तो 6 दे रखा है, B कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और H कितना दे रखा है, तो 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो अपन जानते हैं ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये 1.25 मीटर है। 1 मीटर 25 सेकंड मतलब 1 मीटर प्लस 1/4 मीटर यानी 1.25 मीटर। यानी 1.25 मीटर को कैसे लिख सकते हैं, 1 से 1/4 यानी 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5/4। तो देखिए मैं आपसे 2 तरीके से बता रहा हूँ इस चीज़ को समझ। पहले तो मैं इस चारों दीवार जो गीला है उसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 × L + B यानी 6 और + 4 10, और हाइट कितना है, तो 5/4 है ना। ये जो 4 दीवार है, ये जो 4 दीवार हैं इनका क्षेत्रफल निकल गया। प्लस के अंदर एक जो इसने फर्श को भी तो गीला कर रखा है ना, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, L × B मतलब लंबाई × चौड़ाई, यानी 6 × 4। देख रहे हैं ना आप लोग। तो 10 × 20 4 × 5 कितना हो गया 20, यानी 5 × 5 25 और +24 यानी कितना हो गया 49 मीटर स्क्वायर। सब मीटर में है तो कितना आ गया 49 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 6 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या आपका 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। तो गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था और हमने निकाल दिया कितना 49 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया चीज, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे चलते हैं। कह रहा है किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी घन का विकर्ण क्या होता है √3 × A, और इसका मान कितना दे रखा है, तो 8√3 दे रखा है। तो √3 से √3 कट गया और A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, तो A बराबर निकल के आ गई 8, और वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो 6 × भुजा स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 6A² होता है। चलिए 6 × 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 आया, 2 6 के 36 और 2 कितना हो गया 38, यानी 384 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन का परिभाषा क्या है, घन का परिभाषा क्या है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो बराबर हो, और क्या होते हैं घन होते हैं। हम लोगों ने आयत में पढ़ा होगा, जैसे कि आप एक बात बताओ कि एक आयत है, समझो इस चीज को, यहां से ले लेते हैं। एक आयत है, इस आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी है 8 है। तो बोला जा सकता है कि इसमें बड़े से बड़ा टाइल्स लगाएं, वर्गाकार टाइल्स,
तो उसकी संख्या कितनी होगी, बड़े से बड़ा वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितनी होगी। तो वर्गाकार टाइल्स बड़े से बड़ा लेना है, तो हम क्या करते थे, लंबाई और चौड़ाई का क्या ले लेते थे, HCF। HCF कितना हो गया, तो 2 हो गया, 10 और 8 का 2 हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि इसमें 2 से बड़ा हम, मतलब कि 2 लंबाई से बड़ा वाला हम टाइल्स इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो 2 से बड़ा वाला टाइल्स लगाने के लिए देखो 10 है, 1 2 3 4 5 और ये 8, 1 2, अब देखो ये 8 है तो ये 2 है, ये भी 2 है, यानी ये वर्गाकार टाइल्स इससे बड़ा नहीं हो सकता ना। तो अपन क्या कर सकते थे, कितने टाइल्स लगे हैं देखो, तो 1 2 3 4 5 चौका 20। तो आप क्या कर सकते थे कि इसको काउंट ना करके पहले तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना निकल जाता है, 10 गुने 8, एंड एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 2 गुने 2। तो पूरे क्षेत्रफल में अगर एक टाइल्स के क्षेत्रफल से हम भाग दे दें तो हमें टाइल्सों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितना निकल के आ गया, 2 5 10 एंड 2 चौके 8 और 4 5 कितना, तो 20 टाइल्स। देखिए 1 2 3 4 और इस तरीके से 5 6 7 8 9, मतलब कि अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसे भी सोचो कि 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो ये बात आपने इस चीज़ को समझ लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। लेकिन जब बात 3D आकृति की आती है तो वहाँ पे हम आयतन से आयतन में भाग देते हैं। यहाँ तो क्या था, एरिया से एरिया में भाग देना, मतलब टोटल एरिया में एक चीज़ की एरिया से भाग दे देना, हमारा संख्या निकल कर जाएगा। लेकिन जब बात 3D की आती है तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम करते हैं। 2D में क्या करते हैं, 2D के अंतर्गत करते हैं एरिया अपॉन एरिया, मतलब कि टोटल एरिया अपॉन एक का एरिया, तो 2D के अंतर्गत आता है, ये 2D के अंतर्गत आता है। लेकिन जब बात 3D की होती है, किसकी, 3D की होती है, तो 3D में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक के वॉल्यूम से अपन भाग दे देंगे, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन एक के वॉल्यूम से भाग देंगे तो 3D के अंदर कितनी सारी आकृतियां बनाई जा सकती हैं वो निकल के आ जाएगा। तो 2D एंड 3D में इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो समझ लिया तो सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 6 9 और 12 सेंटीमीटर, यानी कि 6 9 एंड 12 का HCF क्या होगा, HCF LCM तो अपन पढ़ लिए, HCF कितना आ जाएगा, 3। मतलब उस घन की विमाएँ कितनी होगी, 3 होगी। तो ऊपर वाले के वॉल्यूम क्या होगा, L गुने B गुने H, यानी कि 6 गुने 9 गुने 12, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। और एक घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो AQ मतलब 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 से कितना कटेगा, 2 बार में, 3 से कितना कटेगा, 3 बार में, एंड 3 से कितना कटेगा, 4 बार में, 4 3 12 दूना कितना हो गया, 24। तो इस तरह कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 24 घन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 24 घन बनाए जा सकते हैं। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाली रंगीन घन 1 सेंटीमीटर घनों में काटा गया, तो उन घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनका एक भी भाग रंगा हुआ नहीं। अब देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, वाले घनों में से घनों में काटा गया, उन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका एक भी भाग रंगा हुआ नहीं हो। अब देखो यहाँ से मैं फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। एक घन है, इसको आप इस पे समझो। और एक फलक ऊपर वाले को मैं साइड में ले लेता हूँ ऐसे।
एक फलक को मैं आपको ऐसे दर्शाता हूँ, ठीक है। आप समझिएगा, यहाँ से 6 है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 है। 1-1 सेंटीमीटर में काटूंगा तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी 6 ले लो, 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि कितने घन ऐसे होंगे, ठीक है, जिसका एक भी फलक रंगा हुआ नहीं है। समझना, इस ऊपर वाले पे तो सबके एक एक फलक रंगे हुए होंगे, है ना। मतलब आप अगर देख सकते हो तो क्या देखोगे कि साइड से सारे के एक एक फलक रंगे हुए होंगे। मतलब साइड वाला एक एक टुकड़ा मैं निकाल लूँ तो अपन बोल सकते हैं कि एक एक फलक हर जगह से रंगे हुए होंगे, है ना। तो 6 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है चारों तरफ से, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर वाला, है ना। आप ऐसे चीज़ों को समझ लो। मतलब कि अगर आप देखो तो ऊपर वाला भी पूरा एक रंगा हुआ होगा, तो यानी कि इसके नीचे वाला जो फलक आएगा, इसके नीचे वाला जो क्यूब आएगा वो रंगा हुआ नहीं होगा। जो बीच से निकलेगा, जो बीच से निकलेगा, क्लियर है ये चीज, जो बीच से निकलेगा। तो बीच से निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर जस्ट मैं एक छोटा सा घन बनाता हूँ जो कि सब जगह से क्या हो तो 1 सेंटीमीटर छोटा हो। मतलब ये तो 6 सेंटीमीटर वाला घन है, 6 सेंटीमीटर वाला घन है। अगर मैं 4 सेंटीमीटर वाला घन बना लूँ तो उसका जो इसके बीच बीच से निकला होगा, बिल्कुल मतलब 4 सेंटीमीटर वाला, यानी कि 1 सेंटीमीटर वाला ऊपर से कम, सब जगह से 1-1 सेंटीमीटर कम। मतलब लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई, मतलब इसकी ऊंचाई, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो गई, और इसकी जो लंबाई है वो क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि लंबाई को भी हमने 4 कर दिया, ब्रेथ को भी हमने 4 कर दिया, और हाइट को भी हमने 4 कर दिया। क्लियर है। यानी कि इसके अंदर मैं एक घन बना रहा हूँ जिस घन की आकृति कुछ इस प्रकार होगी। मैं एक छोटा सा घन बनाता हूँ यहाँ पे, ये 6 वाला था, तो इसके अंदर एक ऐसे ही 4 सेंटीमीटर वाला, ये कितने सेंटीमीटर वाला था, 6 सेंटीमीटर वाला था, तो ये कितना है, 4 वाला। समझ में आ गया। जिसके एक भी फलक रंगे हुए नहीं आएंगे, बिल्कुल इसके बीच का पार्ट है ना। हमने ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर कम कर दिया और नीचे से भी 1 सेंटीमीटर कम कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले का भी एक फलक रंगा होगा और नीचे वाले का भी एक फलक रंगा होगा। क्लियर है ना। तो आप लोग अगर इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटली समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं, तो ये सवाल बनाना आसान है। यानी 6 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, 1 सेंटीमीटर में दोनों साइड से कम कर दिया, यानी कि लंबाई इसकी कितनी होगी, 4, चौड़ाई कितनी होगी, 4, ऊंचाई कितनी होगी, 4। अब ये तो टोटल आयतन हो गया जो बीच से निकला है। 1 सेंटीमीटर वाला घन हमने काटना है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 1 गुने 1, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 64। यानी घनों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, तो 64। क्लियर है। घनों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, तो 64 घन आपके निकल के आ जाएंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ से 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर जोड़ा जाए तो क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजिंग आएगी, है ना। तो देखिए समझिए इसमें कि आपने 2 डाइस देखा हो, 2 डाइस को अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ेगी, ना ही उस घन की चौड़ाई बढ़ेगी, ना ही उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में जब हमने 2 घन को जोड़ा है तो क्या हुआ कि लंबाई तो हो गई उसकी कितनी, 12 हो गई, जबकि चौड़ाई जो है वो 6 ही रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगा उसका, हाइट भी आपका क्या रहेगा, तो 6 ही रहेगा। तो बोला घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 2 ×
एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। तो आइए 2 इंटू एल बी, 12 छक 72 प्लस बी एच 36 प्लस एल एच यानी कि 72, यानी 72 दूना 144 और प्लस 36 कितना हो गया 180 गुने 2, यानी कितना हो गया 2 इंटू 180, यानी आपके सामने कितना आ गया 360। तो बोल सकते हैं 360 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, है ना। क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या हो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 6a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 96। काटेंगे तो कितना होना कटेगा 16 छक 96, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4। आयतन क्या होता है a क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64। बात सेंटीमीटर की है तो आयतन हमेशा किस में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब में। तो आयतन कितना निकल कर आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर ये चीज़, समझ में आ गया होगा आप लोग, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि किसी घनावकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, घनावकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपके सामने कितना दे रखा है, तो आपके सामने दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर। कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम, है ना। अब देखिए कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें, तो किसी घनावकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है 48, है ना। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। अब देखिए इस कंडीशन में ये कैसा है तो घनाकार है, मैं घनाकार पढ़ रहा था उस समय से, ठीक है। तो आपके सामने क्या कह रहा है कि घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 48, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो √48, है ना। तो √48 मतलब 16 3 48, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा तो 4√3। और अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी छड़, यानी हमें क्या निकालना होता है √3 इंटू ए, तो √3 से इधर भी गुना कर दी और √3 से इधर भी गुना कर दी, यानी कितना हो गया √3 इंटू √3 3 4 3 कितना हो गया 12 मीटर, कितना हो गया 12 मीटर। मैं इसको घनावकार पढ़ रहा था जबकि है घनाकार। घनाकार मतलब क्यूबिकल से, है ना, क्यूबिकल, ठीक है। तो समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को, क्लियर है। रखने वाली सबसे बड़ी छड़ की फार्मूला क्या था √3 इंटू ए, तो √3 से हमने क्या किया ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, और ए की वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे √3 हमें चाहिए था, तो हम √3 से दोनों साइड क्या कर देंगे तो गुना कर देंगे। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कुछ ईंटों के द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या। अब 20 मीटर क्यूब मतलब 20 और मीटर 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 3 बार आए हैं, तो एक बार मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, फिर अगले मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से, और फिर अगले मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से। ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया चबूतरे का, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो 3 बार मीटर, अपन जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो 100, तो मतलब प्रत्येक मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जो हमारी ईंट का लेंथ है वो किस में है तो सेंटीमीटर में है। अच्छा बताइए एक ईंट का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो कितना आएगा तो 25 आएगा, गुने 12.5 आएगा, साढ़े 12 इंटू कितना आएगा 8 है, यही आएगा ना, है ना। तो चलिए अपन बोल सकते हैं क्या 25 8 कितना होता है 200, है ना। चलिए 2500 का 100, 4 दूना 8,
2 से कितना और घटेगा 10 और 12 8 96। हाँ 12.5 को अपन लिख सकते हैं 25/2, यानी ये कितना और घटेगा 8 बार। तो कितनी ईंटों की संख्या आएगी? तो 8 पे 000, यानी 8000 ईंट हमें चाहिए। कितनी ईंट चाहिए? 8000 ईंट चाहिए। तो चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या कितनी आ गई? 8000 हमारी आ गई। क्लियर है चीज़? कोई डाउट नहीं? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगी, है ना? अगला सवाल देखते हैं क्या करें। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है? 3 4 5 6 के रेशियो। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है रेशियो में दे रखा है आपका, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। तो किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है? 3 4 6 तथा आयतन कितना दे रखा है? 576 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? मैं मान लेता हूँ लंबाई 3x है, चौड़ाई कितनी है 4x, ऊंचाई कितनी है 6x है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इनका आयतन निकालने के लिए अपने को तीनों को गुना करना होता है LBH, जो कि सामने कितना दे रखा है 576। तो 576 6 से कट जाएगा क्या? 6 9 54, 3 6 जाएगा 36, 6 9 54 6 जाएगा 36, 4 3 12, 12 8 कितना हो गया 96, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। देन x बराबर कितना आ गया? तो 2 आ गया। तो लंबाई कितना हो गया 6, चौड़ाई कितना हो गया 8, ऊंचाई कितनी हो गई 12। तो पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो 2 इंटू, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें अपन तो कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू LB 8 6 48 प्लस BH 12 8 96 प्लस LH 12 6 72, यानी कि देखें 70 और 40 110 120 और 90, 120 और 90 216 गुने 2, यानी कि 2 गुने 216, यानी कितना हो गया? तो 432। सारे सेंटीमीटर में हैं तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कितना हो गया? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपने समझ लिया होगा, है ना? कोई डाउट नहीं? सबसे पहले हमने इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक्चुअल जो था वो निकाला है। कैसे निकाला? तो आयतन हमारे सामने गिवन था, तो हमने उसको अनुपातिक राशि x मान के हमने आयतन निकाल लिया। आयतन निकालने के बाद आयतन के सामने रखा और वहाँ से हमने उस अनुपातिक राशि x का मान लिखा है, और x का मान कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो इस कंडीशन में हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी मिल गई, और वहाँ से हमने टोटल आयतन निकाल लिया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। कह रहे घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से दोगुना है यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है हिंदी में, एक 6 सेंटीमीटर है, 9 8 एंड 6 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो कह रहे घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो 9 8 गुने 6, ये हमारा क्या निकला? घनाभ का आयतन। घन का आयतन क्या निकलेगा? तो घन का आयतन निकालने के लिए हम घन की भुजा मानते हैं, तो आयतन कितना होता है? 1 क्यूब। ये दोनों बराबर तब होंगे, सवाल ये कह रहे कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, मतलब ये वाला आयतन इसका दुगुना है, तो इधर मैं 2 से गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए 2 से गुना कर दिए तो कितना कटे हैं? 3 बार में। ये 9 3 27 गुने 8 आया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? तो 27 में से 3 निकलेगा और 8 में से 2, यानी a बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो क्या पूछ रहा आपसे? घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी? 36, ए स्क्वायर 36 से कितना हो गया? तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आ गया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आपका आ गया। कोई डाउट नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इन चीज़ों को आसान तरीके से समझ रहे होंगे, है ना? अगला सवाल देखते हैं। कह रहे किसी घनाभ की सम्मुख पृष्ठ का क्षेत्रफल XYZ है और इसका आयतन भी है
है ना। तो भी बराबर भी एक्स वाई जेड के भी संबंध क्या है। अब सम्मुख पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सम्मुख पृष्ठ मतलब कि 3 पृष्ठ दे रखे हैं। सम्मुख मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सम्मुख मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्या होता है। अब देखिए इस मुख को ले लीजिए, तो एक तो इसका क्षेत्रफल x दे रखा है ना, और आप ऐसे सोचो इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, y दे रखा है, मतलब इस वाले का, और इसका क्षेत्रफल z दे रखा है, तो मतलब ये क्षेत्रफल z है। आप इस समूह की बात कर लेते हैं, इस समूह की, इस समूह को छोड़ दो, इस वाले दीवार का, इस फर्श का, और इस मतलब कि एक तो बेस हो गया, एक ये दीवार और एक ये दीवार, मतलब तीनों का क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है x y z। अगर मैं बोलूँ कि ये L है और ये B है और ये H है, तो आपके सामने इस समूह की बात समझ लिए ना। समूह क्या होता है, एक ही मुख से तीनों, जो एक दीवार पे एक कॉर्नर पे मैंने क्या बताया था आपको, एक वर्टेक्स पे 3 फ्लैट मिलते हैं, 3 फलक मिलते हैं, एक वर्टेक्स पे 3 फलक मिलते हैं, तो तीनों फलक का क्षेत्रफल आपके सामने एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए मान लेते हैं कि LB की वैल्यू कितनी है, x है, LB बराबर x दे रखा है, BH बराबर क्या दे रखा है, y दे रखा है, और LH बराबर क्या दे रखा है, तो z दे रखा है। चलिए अब मैं तीनों को गुना करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, LBH का होल स्क्वायर आएगा, बराबर क्या होता है, x y z दे रखा है। मैंने ये फर्स्ट माना था, ये सेकंड माना था, और ये थर्ड माना। LB लंबाई गुने चौड़ाई x दे रखा है, चौड़ाई गुने ऊंचाई y दे रखा है, एंड लंबाई गुने ऊंचाई z दे रखा है। तो इन तीनों का क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना है, मतलब तीनों को अपन गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, L 2 बार है तो L स्क्वायर, B 2 बार है B स्क्वायर, H 2 बार है तो 2 स्क्वायर, H के स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड के बराबर हो जाएगा। अच्छा बताइए आयतन कितना दे रखा है, तो V दे रखा है, और किसी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी बोल सकते हैं कि क्या मैं इसकी जगह V रख सकता हूँ, तो V स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तो क्या संबंध आया, V स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड का संबंध इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660 मीटर स्क्वायर है, तथा उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो, यानी L जो है B का कितना है, 2 गुना है। मान लेते हैं L जो है B का 2 गुना है, B को x मान लो तो L कितना हो जाएगा, 2x, और हाइट कितना दे रखा है, तो दे रखा है आपका 11। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब कि हमें क्या निकालना है, इन दोनों के गुणनफल का मान लेके आना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब अपने को सरफेस एरिया की बात करनी है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 गुने एल प्लस बी मतलब 3x गुने 11, बराबर कितना दे रखा है आपके सामने, 660। 11 से कितना और कटेगा, 6 बार में, और 3 गुना 6 से 6 यानी 10 बार में, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। हमें निकालना क्या है, 2x स्क्वायर, x की वैल्यू 10 है यानी कितना हो गया, 200। यानी बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, तो 200 निकल के आपके सामने आ गया। आधार का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, तो 200 आपके सामने निकल के आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है, यदि कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऊंचाई 6 मीटर दे रखी है, आयतन क्या होता है, L B H, ऊंचाई 6 दे रखा है, हमें LB का मान लेके आना है, तो LB का वैल्यू लेके आना है। ऊंचाई कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है, और आयतन कितना दे रखा है, 204। वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम कर देंगे, 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 14 24, यानी LB की वैल्यू कितनी आ गई, तो 34 मीटर स्क्वायर।
कितना निकल के आ गया, एल बी बराबर 34 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट आप लोगों को, है ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, इस चीज़ को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। पिछली धातु में से 62 सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है, तो नए बने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इन तीनों घनों को पिघलाया गया तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले सबकी आयतन लेते हैं। तो 4 वाला घन का तो आयतन कितना होगा, 64 हो जाएगा। 5 वाले का कितना होगा, तो 5 × 5 = 25, 25 125 हो जाएगा। एंड 6 वाले का कितना हो जाएगा, तो 216। इन घनों में इसको जोड़ते हैं, 6 × 5 = 11 और 4 कितना होता है, 15। 6 × 2 = 8 और 1 = 9 और 1 = 10 और 2 और 1 = 3 = 4। यानी कि जो नया वाला घन बनेगा वो 405 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। टोटल आयतन हो गया, तो ठीक है। लेकिन इसमें से कह रहा है कि 62 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 62 वाला खत्म हो गया। चलिए 3 आया, 10 में से 6 गया 4, यानी कि 343। अब जो हमारा घन बना है उसमें आयतन कितना है, तो 373। मान लेते हैं उस घन की भुजा ए है, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 343 है। देन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7। 7 का क्यूब ही तो होता है 343, यानी कि जो नया घन बनेगा उसका भुजा कितनी है, 7 है। तो वो लाइन है कि नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब निकालना है अपने को, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालना है, नहीं, ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली फॉर्मेड क्यूब। तो न्यूली जो आपका बनेगा उसका कितना बनेगा उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6 × भुजा स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49। 963, 963 का 3 आया 6, 6 चौका 24 और 4 आपके सामने कितना आ गया, 30 आ गया, है ना। अगर 4 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 × 9 = 36। 6 × भुजा स्क्वायर, नए घन का हैंडिंग द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब इज, है ना, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63, सॉरी 9 × 6 = 54 होगा ना, 54 और 6 चौका 24, 5 29, यानी 294। ठीक है, हम 36 कर दे रहे थे, ठीक है, यानी कितना आ गया, 294। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को। तो जो नया घन हमारा बनेगा उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ पे पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी जब ऑप्शन आपका नहीं दिखे तो आप इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसीलिए इंग्लिश में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी। अब देखिए यहाँ पे लीटर वाली बात आ गई, 216 लीटर पानी। 1 लीटर में मतलब कि अगर आप देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। तो अगर मैं बोलूँ कि इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे। उसकी कह रहा है कि उसकी गहराई उसकी लंबाई की कितनी है, 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। अब देखिए समझिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या कह रहा है कि देखिए उसकी गहराई जो है उसकी लंबाई की कितनी है, 1/3 है। उसकी गहराई मतलब उसकी हाइट, उसकी लंबाई अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x/3। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2x/3। x और x/3 कह रहे हैं उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है, मतलब 1/3 के 1/2 है। अंतर का 2 से 2 कट गया, मतलब कि x/9 आ गया। और उसका आयतन कितना दे रखा है ना। अभी एक बात मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें क्या अपने सामने मीटर में ही है ना, हमने मीटर में ही मान लिया। और बाद में क्या दे रखा है, डेसीमीटर दे रखा है, चलो बाद में हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं x मीटर है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है ना। इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x × x × x, x³ अपॉन ये कितना हो गया, नीचे इसके 9 है 3 है, तो 9 × 3 = 27, ये आयतन, ये मीटर क्यूब है।
अपन जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो इतने मीटर क्यूब में इनसे गुना 1000 कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, जो कि सामने कितना दे रखा है 216 लीटर दे रखा है ना। चाहे आप ऐसा समझो इस चीज़ को कि इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो मीटर निकालना अपने लिए जरूरी था, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे समझ लेते हैं, 1000 से गुना ही कर देते हैं, बाद में अपने x का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो उतना मीटर आएगा, उसको अपन डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। चलिए ये चला जाएगा इधर 27, यानी x के बराबर कितना आ जाएगा ये, तो 216 गुने 1000, सॉरी 27, 216 गुने 27/1000। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x क्यूब की वैल्यू है, तो दैट इम्प्लाई बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 गुने 3, 6 3 18 बट्टा नीचे कितना आ गया 10 आ गया, है ना। अब देखिए ये x बराबर इतना मीटर आ गया, तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, यानी कितना आ गया 18 डेसीमीटर आ गया। क्लियर है, ये तो मीटर है ना, 18/10 मीटर। अपन जानते हैं कि समझिए 18/10 मीटर है, ठीक है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, और डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुना करते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो 10 डेसीमीटर होते हैं। क्लियर है चीज। तो ये मीटर जो था 18/10 मीटर, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 10 से गुना कर दिया, और ये कितना निकल के आ गया, अगर मैं बोलता मीटर में तो कितना आता है 18/10 मीटर, डेसीमीटर में तो 18 डेसीमीटर, ठीक है। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर चादर काट ली जाती है, तो बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बना दिया जाता है। तो बताइए बक्से का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए बक्से का आयतन, मैं ऐसे एक ऐसे है ना, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, मतलब कि अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ से हटाता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, और ऐसे कुछ मैंने इसको क्या किया काट लिया, ठीक है। ठीक है, अब इस तरह से देखिए पहले क्या था, ये 40 सेंटीमीटर लंबी थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी थी 40 थी, ठीक है। टोटल ये 40 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 सेंटीमीटर लंबी, चौड़ी कितनी थी 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की चौड़ाई कितनी थी 15 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने चारों कोनों से क्या किया 4-4 मीटर काट लिया, चारों कोनों से 4-4 सेंटीमीटर काट लिया सेंटीमीटर में, तो 4 और 4 कट के ये कितना हो गया, तो बोलेंगे अगर 8 निकल गया तो ये 32 हो गया, 15 में से 8 गया तो बोल सकते हैं ये वाला जो लेंथ आपके सामने होगा ये कितना होगा 7 होगा, और ये 4 होगा, है ना। ऊंचाई इसकी कितनी होगी 4 होगी। अब इनको अपन मोड़ के ऐसे खड़ा कर दिए, तो मोड़ के खड़ा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये वाला बनेगा आपके सामने चारों तरफ से ऐसे खड़ा हो, जिसकी लंबाई कितनी 32, चौड़ाई कितनी 7 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बचे हुए भाग को मोड़कर खुला बक्सा बना लिया था, तो बक्से का आयतन, तो बक्से का आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है L गुने B गुने H होता है। बक्से का आयतन यही होता है ना, LBH है ना। तो L की लंबाई कितनी है 32 है, ब्रेथ कितना है 7 है, और हाइट कितना है 4 है। तो बोलिए 7 चौका 28 गुने 32 है ना, 8 दूना 16 है ना, एंड 8 3 का 24 और 4 28 और 1 29 9,
और 3 दूना 6, 28 था ना, 3 दूना 6 और ये कितना हो गया, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 896 सेंटीमीटर क्यूब। तो बक्से का आयतन कितना हो गया, तो 896 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात आप लोगों ने बिल्कुल समझ ली होगी मेरे ख्याल से ना। और ये सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपके लिए, तो वो हमने पढ़ा है आपको घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोला, शंकु और बेलन से संबंधित प्रश्न। और इस 2 क्लास में आपके 3D ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आपके 3D से संबंधित जो सवाल है, मेन क्या है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ ज़्यादा डीपली आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे, फार्मूला बेस्ड आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, फार्मूला बेस्ड आपको सवाल ज़्यादा आएंगे। तो आपको करना क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में 3-4 पेज मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, इसको आपको ज़्यादा फोकस्ड करना है, ठीक है। ये जो फार्मूला हमने बताया यहाँ से आपको, इसको आपको 2-3 बार इस पेज से ही आपको अच्छे से याद करना है चीज़ों को, है ना, समझना भी है ना। ये बातें आपको समझनी, ये 3-4 स्लाइड को आपको अच्छे से समझना है। ये चीज़ समझ लोगे आप तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद ये जितने सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, पहले एक बार आपने सोल्यूशन देख लिया, दूसरी बात आप खुद करेंगे, 2-3 बार करने के बाद आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 3D से संबंधित कुछ और कंसेप्ट और कुछ और क्वेश्चन को लेकर। क्लियर है? ओके।